पुराने जमाने के ससुराल में 3 बहू की पहली रसोई। जब जब बारिश को देखती हूँ तो ऐसा मन करता है कि बस अब तो पकौड़ी और चाय नाश्ता हो जाना चाहिए। बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। सुलोचना को बारिश में चाय पकौड़े खाने का मन होता है। अरे राखी, सुने ना, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से यहाँ पर आओ। सुलोचना की पुकार से उसकी दोनों बहू आ जाती हैं। जी माँ जी, आपने हम दोनों को बुलाया? अरे हाँ, मैं तुमसे ये कह रही थी कि पंडित जी घर पर आने वाले हैं और उनके चाय नाश्ते में कोई आलू पालक गोभी के पकौड़े और चाय होनी चाहिए। आखिर मेरे छोटे बेटे के लिए वो रिश्ता जो लेकर आ रहे हैं। ये लो, फिर से किसी की किस्मत फूटने वाली है इस घर में आकर। जहाँ तो इस घर में हम दोनों का ही जीना हराम हो रखा है, अब नई बहू का भी हो जाएगा। उसे भी 10 किलो के ये गहने और 50 किलो का घाघरा पहनना होगा। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई हो? जाओ जल्दी से रसोई में चली जाओ। अपनी सास की बात सुनकर दोनों बहू रसोई में आ जाती हैं, जहां रसोई बहुत ही पुराने जमाने की थी। वहीं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और सिलबट्टा रखा था। यहाँ हमसे घर वालों के लिए इतने वजनदार कपड़े और गहने पहनकर खाना ही नहीं बनाया जाता, और माँ जी को तो जब देखो बारिश के मजे में पकौड़े खाने का ऑर्डर दे देती हैं। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। हम एक बड़े खानदान की बहू हैं और यहाँ तो पुराने ख्यालातों के साथ साथ पुराने रीति रिवाज को लेकर चलना पड़ता है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही थी, इतने में सुलोचना रसोई में आ जाती है और कहती है, अरे मैं तुम दोनों को ये तो बोलना ही भूल गई थी कि गाड़ी गाड़ी सिलबट्टे की बारीक पीसी हुई चटनी भी पीस लेना, पकौड़े के साथ खाने में अच्छी लगती है। ठीक है माँ जी। थोड़ी ही देर बाद पंडित जी रिश्ता लेकर घर पर आ जाते हैं और दोनों बहू गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर रसोई से लेकर आती हैं। लेकिन गर्मा गर्म पकौड़े बनाने के चलते गर्मी से उनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। अरे ये क्या, इन दोनों की तो हालत पसीने से बहुत बेहाल हो रही है। तुम दोनों थोड़ी देर हवा में बैठ जाओ। हाँ पंडित जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको नहीं पता हमारे घर की बहुएं सोफे पर नहीं बैठती। जाओ जाकर रसोई में ही बैठ जाओ। रसोई में तो गर्मी से हाल बेहाल हो रखा है, कैसे बैठ जाएं हम वहां जाकर? इन्हें तो हमारी जरा भी परवाह नहीं होती। सुनैना और राखी दोनों वहां से चली जाती हैं। इधर पंडित जी की दिखाई हुई इतनी सारी फोटो में से सुलोचना को कोई भी फोटो पसंद नहीं आती। पंडित जी इतनी सारी लड़कियों की फोटो लेकर आए हो, लेकिन मुझे इनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। किसी की भी फोटो में लड़की खानदानी और पुराने रीति रिवाज को समझने वाली नहीं लग रही है। हे भगवान, 2025 के जमाने में संस्कारी और पुराने रीति रिवाज को समझने वाली लड़की ढूंढना तो असंभव है बहन जी। अब ऐसी लड़की कोई नहीं होती, और अगर ऐसी लड़कियां मिल भी गईं तो वो तो पहले ही आपके घर में बहू बनकर है। पंडित जी, इनमें से तो मैं किसी को भी नहीं बनाऊंगी अपने घर की बहू। ले जाओ इन्हें, और अगली बार कोई ढंग का ही रिश्ता लेकर आना। मिला तो जरूर लेकर आऊंगा बहन जी। वैसे तो अब ऐसे रिश्ते मिलते नहीं हैं। पंडित की सारी बातें रसोई में बैठी हुई दोनों बहू सुन लेती हैं। दोनों ही गर्मी से परेशान एक दूसरे से कहती हैं, पता नहीं हमारी सास कौन से जमाने में जी रही हैं। कहाँ 2012 का जमाना और कहाँ 2025। हमारे जमाने में तो ऐसी लड़की भले ही मिल जाती थी, लेकिन अब के जमाने में हर घर में पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की रहती है। देखते हैं अब हमारी देवरानी कैसी आएगी। वही ससुराल की पुरानी परंपराओं को समझेगी या फिर बदलेगी। इधर दोनों बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं। वहीं पड़ोस की वैजयंती घर पर आती है। अरे सुलोचना बहन, कहाँ हो? बड़े दिनों बाद तुम्हें हमारे घर का रास्ता दिखा है। आओ बहन आ जाओ, बड़े खुश नजर आ रही हो। आखिर खुश तो होना ही था, मेरी बेटी की शादी है। शादी में जरूर आना और अपनी दोनों बहू को भी लेकर आना। अरे हाँ बहन, मैं अपनी बहू को भी लेकर आऊंगी और खुद भी आऊंगी। घर में आते आते देवानंद ये सारी बातें सुन लेता है। वैजयंती के जाने के बाद सुलोचना देवानंद से कहती है, सुनिए जी, अब तो उनकी शादी में जाना बहुत जरूरी है और अपनी बहू को भी लेकर जाना होगा। ठीक है, ले जाना। देवानंद इतना कहकर अपने कमरे में रसोई के सामने से जाने लगता है। उसे देखते ही दोनों बहू घूंघट कर लेती हैं। अच्छा हुआ ससुर जी की हमारे ऊपर नजर पड़ने से पहले ही हमने घूंघट कर लिया, वरना आज तो बहुत डांट पड़ने वाली थी। हमारी सारी जिंदगी तो इस घूंघट में ही निकल जाएगी। जेठ को देखते ही घूंघट कर लो, ससुर को देखते ही घूंघट कर लो, घूंघट घूंघट। और ये मिट्टी का चूल्हा, पता है दीदी, मेरी मायके वाले करीब हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में गैस चूल्हा है, मिक्सी है। अरे ये सब तो मेरे घर पर भी है, लेकिन क्या करूं, यहाँ तो इन्हें सिलबट्टे की चटनी और चूल्हे की ही रोटी पसंद है।
फिर चाहे गीली लकड़ी से ही क्यों ना खाना बनाना पड़े, खाएंगे ये लोग चूल्हे की ही। इस तरह पुराने ख्यालों वाले ससुराल में दोनों बहू की जिंदगी चल रही थी। इसी के चलते सुलोचना उन्हें शादी में भी लेकर जाती है। लेकिन शादी में भी इतनी सारी लड़की बहुएं औरतों ने हल्के कपड़े और कम गहने पहने थे। पूरी शादी में सुलोचना और उसकी दोनों बहुएं अलग ही नजर आ रही थीं। देखो तो सही क्या जमाना आ गया है, किसी को परंपरा और संस्कृति की पड़ी ही नहीं है। सब अपने फैशन के दौर में चल रहे हैं। एक भी लड़की मुझे खानदानी दिखाई नहीं दी जिससे मैं अपने बेटे के रिश्ते की बात चला सकूं। क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया। ये सुनते ही दोनों बहू आपस में धीरे धीरे बातें करने लगती हैं। अब समझ आया मुझे माँ जी का प्लान। माँ जी तो बस देवर जी के लिए यहाँ लड़की देखने आई थी। लेकिन ऐसे तो इन्हें लड़की नहीं मिलने वाली। इनकी सोच बहुत पुरानी है और जमाना बहुत आगे है। उनकी सारी बातें सुलोचना सुन लेती है। तुम दोनों थोड़ा कम दांत निकालो, यहाँ मर्यादा में रहो। कुछ ज्यादा ही मर्यादा से बाहर होती जा रही हो। दोबारा ऐसी हरकतें मैं देख न लूं। लेकिन माँ जी देखो ना, जमाने में सभी लोग हल्के गहने और हल्के कपड़े ही पहनते हैं आजकल। काश हमें भी ऐसे ही पहनने को मिलता। अच्छा, तुम्हें क्या मेरी नाक कटवानी है? अरे ये औरतें, ये लड़कियां अपनी संस्कृति मर्यादा भूल गई हैं। तभी वहां देवानंद आकर ये सब सुन लेता है और गुस्से में डांटते हुए कहता है, इसलिए मुझे अपने घर की बहू का शादियों में जाना पसंद नहीं है। बहू घर में रहे तो ही ठीक है, बाहर की दुनिया देखकर तो वो बिगड़ ही जाएगी। जाओ सुलोचना, इन दोनों को घर ले जाओ। ये घर की रसोई तक ही ठीक है। डांट फटकार के बाद सुलोचना उन दोनों को घर ले आती हैं। घर आने के बाद उन्हें उनके पति के लिए खाना बनाना पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपने पति के लिए खाना बनाना तो पड़ेगा ही। एक काम करो राखी, तुम बाहर से लकड़ियाँ ले आओ। ठीक है दीदी, मैं लेकर आती हूँ। राखी जैसे ही बाहर आती है तो वो बारिश में भीगती हुई लकड़ी को देखकर हैरान हो जाती है। वो किसी तरह थोड़ी बहुत बची हुई लकड़ी लेकर रसोई में आती है। देखो ना दीदी, बारिश में ये सारी लकड़ी भीग गई। अब खाना कैसे बनेगा? चाहे लकड़ी गीली हो या सूखी हो, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तुम इतनी चटनी पीसो, मैं इतनी सब्जी चढ़ा देती हूँ। राखी बेचारी इतने भारी भरकम गहने पहनकर सिलबट्टे पर चटनी पीस रही थी, तो उधर इतने भारी कपड़ों की वजह से सुनैना बेचारी चूल्हे पर खाना भी नहीं बना पाती। ऊपर से लकड़ी गीली होने की वजह से वो जलती भी नहीं है। हमारी हालत कितनी बुरी हो गई है इन गहने और भारी भरकम घाघरे जैसे कपड़ों में। लेकिन माँ जी की नजर तो हमारे ऊपर कभी पड़ती ही नहीं। उन्हें हमारे दुख तकलीफ कभी दिखाई ही नहीं देते। हाँ, अलग अलग तरह की सिलबट्टे पर चटनी पीसते पीसते मेरे हाथों में बहुत ज्यादा जलन मचने लगी है। पूरी रात मुझसे सोया भी नहीं जाता, फिर भी माँ जी को ये सब दिखाई नहीं देता। पता है, जब मैं पहली बार इस घर के अंदर आई थी तो माँ जी ने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया था और मेरी पहली रसोई की रस्म में तो सीधा मुझे चूल्हे पर ही बिठा दिया था। मैंने अपने मायके में कभी चूल्हे पर काम नहीं किया था। ऊपर से सारे काम भी मेरी माँ ही करती थी। अच्छा दीदी, फिर तो आपको माँ जी ने बहुत ही ज्यादा डांटा भी होगा। हाँ, मुझे याद है, उन्होंने मुझे कहा था, अरे तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाकर भेजा है या नहीं? दिखने में तो तू बड़ी खानदानी लग रही थी, लेकिन अब पता चला कि तेरे अंदर एक भी लखन खानदान वाले नहीं है। और ये तेरा पल्लू सर से नीचे क्यों उतरा हुआ है? इसे सर पर रखने के साथ साथ घूंघट भी कर ले। हमारे घर की बहू मुंह नहीं दिखाती। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो मुझे कहेंगे मैं वही करूंगी और हमेशा इन सारी बातों का ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जा, और जो मैंने भारी भरकम गहना चढ़ाया है वही पहन कर आना। अपनी माँ के ये मामूली से गहने मत पहनना। मेरी पहली रसोई की रस्म से ही मैंने अपनी माँ के गहने उतारकर अलमारी में रख दिए थे, जो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से दिए थे। और तब से लेकर आज तक मैं माँ जी के दिए हुए ये भारी भरकम गहने ही पहनती हूँ। कई बार तो मेरे शरीर पर बहुत सारे दाने भी हो जाते हैं, जलन मचती है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे भी याद है जब आपने मेरी बहुत मदद की थी और ऐसे ही परेशानी मुझे भी हुई थी मेरी पहली रसोई की रस्म पर, जब आपने मुझे माँ जी से बचाया था। माँ जी देखो ना, मेरा हाथ कितनी बुरी तरह जल गया है चूल्हे पर पूड़ियाँ बनाते हुए। एक तो बाहर बारिश कितनी तेज हो रही है, ऊपर से रसोई की छत से पानी टपकने लगा। आप एक गैस चूल्हा क्यों नहीं ले आती हो माँ जी? बहू, हमारे घर की बहू को ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। और हमारे घर में चाहे कुछ भी हो जाए, खाना चूल्हे पर ही बनता है। नहीं आता तो सीखो। पिताजी, ये अभी नादान है, इसे माफ कर दीजिए। मैं इसे सब सिखा दूंगी, इस घर के तौर तरीके।
हमारी पहली रसोई की रस्म भी कितनी अजीब गई थी। कितनी परेशानी उठाई थी हमने। आने वाली देवरानी को भी कितनी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। हम तो कभी पुराने जमाने के ससुराल की सोच के से बाहर आ ही नहीं पाए। बेचारी वो पता नहीं कैसे इन सब का सामना करेगी। ये सब सुनते ही राखी के मन में एक विचार आता है। मेरे मन में एक बहुत अच्छा विचार आया है, और अगर ऐसा हो गया तो शायद हो सकता है कि हमें ये पुराने जमाने के ससुराल वालों की सोच से छुटकारा ही मिल जाए। राखी ऐसा बोलकर सुनैना के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसके बाद दोनों हंसने लगती हैं। अगले ही दिन दोनों ही खूब सारे गहने और भारी भरकम घाघरा पहनकर घर से निकलती हैं मंदिर के बहाने। लेकिन मंदिर में जाकर वो सीधा पंडित जी से मिलती हैं और उन्हें कुछ समझाती हैं। पंडित जी, आपको मेरी बात समझ तो आ गई ना? हाँ हाँ बेटी, मुझे तेरी सारी बात समझ आ गई। तू चिंता मत कर, तूने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करूंगा, और आज शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इस तरह पंडित शाम को ही घर आ जाता है और उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की की फोटो होती है। अरे पंडित जी, आज तो आप बिन बुलाए ही चले आए। ये अचानक आना कैसे हुआ? अरे बहन जी, आपके बेटे के लिए एकदम सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहू लेकर आया हूँ। ये देखो लड़की, आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। जैसे कि पंडित ने कहा था, सुलोचना को लड़की देखते ही पसंद आ जाती है, क्योंकि उसने फोटो में ही इतने सारे भारी भरकम गहने और महंगे सुंदर संस्कारी कपड़े पहने होते हैं। अरे ये तो बहुत ही संस्कारी और समझदार लग रही है। इसी लड़की से मेरे बेटे की शादी की बात चलाओ पंडित जी। अरे क्यों नहीं बहन, चट मंगनी पट ब्याह करने वाला हूँ। अब तो मैं आपके बेटे का। पंडित के जाते ही सुलोचना के तीनों बेटे कोट पैंट पहन कर आते हैं, जिन्हें देखते ही सुलोचना कहती है, अरे तुम तीनों को क्या हो गया है? अपने घर की मर्यादा को पार क्यों कर रहे हो? ये क्या पहन कर आए हो तुम तीनों? माँ, आज हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी है, बस वहीं जा रहे हैं। अब माँ, वहाँ कुर्ता पजामा नहीं पहन सकते। बड़े बेटे की आवाज सुनते ही देवानंद गुस्से से कहता है, अच्छा बेटा, अब तुम्हारे लिए ऑफिस की पार्टी मर्यादा से भी ज्यादा जरूरी हो गई। तुम जानते हो ना, हमारे घर के मर्द कोट पैंट नहीं कुर्ता पजामा ही पहनते हैं। जो मर्यादा में रहे वही काम करो। लेकिन पिताजी। बस, अब एक और शब्द नहीं। ना चाहते हुए भी तीनों भाइयों का कुर्ता पजामा में ऑफिस जाना पड़ता है, जहां सभी हाई फाई लोग उन्हें देखकर उनका मजाक बढ़ाते हैं। इन्हीं के साथ देवानंद खुद भी कई बार अपना मजाक बनवा देता है। वो बड़ी बड़ी पार्टियों में धोती कुर्ता पहनकर पहुंच जाता है। अरे कहां से उठकर आ गए हैं इतनी बड़ी पार्टी में? अरे चले जाओ यहाँ से, यहाँ बड़े बड़े लोगों का काम है, तुम्हारे जैसे लोगों का नहीं है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? मुझ जैसा अमीर तो कोई भी हो भी नहीं सकता। मैं तुम्हें एक चुटकी में इस नौकरी से बाहर निकलवा दूंगा। इस तरह देवानंद की कई जगह ऐसे ही बेइज्जती हो जाती है, और यही नहीं, सुलोचना भी इन पुरानी परंपराओं के चलते परेशान थी। सारा दिन ये भारी भारी गहने पहनकर तो मेरी गर्दन ही दुख जाती है। कमर में इतना दर्द रहता है कि बस पूछो मत। ऊपर से इतने भारी भरकम कपड़े। लेकिन मर्यादा में रहना ही इस खानदान की निशानी है। सभी लोग परेशान थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों पुराने जमाने की परंपराओं को निभा रहे थे। इस बीच अरुण की शादी होकर घर में नई नवेली बहू आती है। हमारे घर तो लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, आओ बहू, घर में प्रवेश करो। घर में आते ही राधिका कहती है, अरे माँ जी, इतनी भारी भरकम लहंगे और गहनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। बस आप मुझे इतना बता दो कि मेरा कमरा कहाँ है। मैं थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहती हूँ। अरे ये क्या, बहू के पहले दिन पर ही बहू की कैंची जैसी जुबान देखने को मिल गई। ऊपर से बहू ने घूंघट क्यों नहीं किया है? सुलोचना, ये सब क्या है? कैसी बहू लेकर आई हो तुम? अजी, मैंने तो फोटो में देखकर संस्कारी पारंपरिक मर्यादा वाली ही बहू समझी थी, लेकिन ये तो कैंची जैसी जुबान चलाने वाली है। तभी दोनों घर की बड़ी बहू कहती हैं, कोई बात नहीं माँ बाबूजी, हम दोनों मिलकर देवरानी जी को इस घर की परंपरा, मर्यादा और सारे रूल समझा देंगे। मर्यादा, संस्कृति और ये रूल्स कौन से रूल्स हैं? जरा मुझे भी तो पता चले। अरे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि हमेशा घूंघट में रहना है, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना, और हमारे घर की बहू हमेशा मर्दों के खाने के बाद ही रसोई में बैठकर अपने ही पतियों की छोटी थाली में खाना खाती है, और कभी भी सोफे पर नहीं बैठना। ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है। और भी है, लेकिन बाद में बता दूंगी। अरे ये तो वही बात हो गई, ओछी दुकान फीके पकवान। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद बहुओं की इतनी बुरी इज्जत। हाय हाय, बहू की तो जुबान रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये सारी बातें सुनकर देवानंद गुस्से में वहां से चला जाता है। तुम दोनों इसे समझा दो। इसकी आज पहली रसोई की रस्म है। गृह प्रवेश में तो इसने तमाशा बना दिया, लेकिन पहली रसोई की रस्म में कोई तमाशा ना हो। इतना कहकर वो भी वहां से चली जाती है। देखो राधिका, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें 11 तरीके का भोजन बनाना होगा और साथ में कुछ अच्छा मीठा भी।
मैं तुम्हें रसोई दिखा देती हूँ। दोनों बड़ी बहू छोटी देवरानी को रसोई में छोड़कर वहां से चली जाती हैं। हे भगवान, ये क्या? बाबा आदम के जमाने की रसोई। यहाँ तो गैस चूल्हा ही नहीं है। मिट्टी के चूल्हे पर मैं खाना कैसे बनाऊंगी? 11 तरह के भोजन भी चाहिए और रसोई भी ढंग की नहीं है। राधिका इतने हैवी कपड़ों में और गहनों में रसोई से एक गिलास भी नहीं उठा पाती, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से वो चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ी गीली होती है। पता नहीं मेरे से पहले इस घर की बहू ने कैसे इस संघर्ष को झेला होगा। राधिका तो बड़ी ही मुश्किल से चूल्हा जलाकर सभी के लिए मैगी बना पाती है और मैगी ही वो सभी को डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। इतना समझाने के बाद भी ये सब हुआ? हमारे घर की मर्यादा के अनुसार ऐसी चीज हमारे घर में कोई नहीं खाता। तुम्हें बारिश के मौसम में पकौड़े, कचौरी, आलू पूरी की सब्जी और मीठे में अच्छा सा कुछ हलवा बना लेना चाहिए था। ये तुमने क्या बना के रख दिया? अब इसकी सजा तुम तीनों को मिलेगी। तुम तीनों ही मिलकर अब पहली रसोई की रस्म करोगी। सुलोचना के गुस्से को देखकर तीनों ही बहू हैरान थी। वो तीनों रसोई में आ जाती हैं। दीदी, मुझे तो यकीन नहीं होता आप इतने सालों से इतने पुराने जमाने के ससुराल वालों के साथ एडजस्ट करती आ रही हो। राखी दीदी और सुनैना दीदी, आप दोनों ने ये संघर्ष कैसे झेला? हमें तो अपनी घर गृहस्थी निभानी थी, इसलिए हमने ये सब किया। लेकिन मेरी बहन, तुम अमेरिका में से पढ़कर आई हो, अब तुम ही हमें इन परेशानियों से बाहर निकाल सकती हो। राधिका राखी की बहन थी और ये सब राखी का ही प्लान था, लेकिन आगे कुछ करने से पहले तीनों बहू अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से करती हैं। वो बड़ी मुश्किलों के साथ पूरी रसोई को शुद्ध करके उसमें चूल्हे पर खाना बनाती हैं और सिलबट्टे पर तरह तरह की चटनी भी पीसती हैं। इस बार सभी खाना खाकर खुश हो जाते हैं। आखिर में तीनों रसोई में बैठकर अपने ही पतियों की झूठी थाली में खाना भी खाती हैं। अब लग रहा है ये तीनों हमारे खानदान की बहू हैं। आखिर समझ आ ही गया नई बहू को। सुलोचना के जाने के बाद ही राधिका अपने फोन से एक फोन डायल करती है। अगले ही दिन जब सवेरा होता है, तीनों बहू रसोई में रोजाना से ज्यादा गहने और भारी कपड़े पहनकर काम कर रही होती हैं। तभी रिपोर्टर घर पर आ जाते हैं। जी, हमने सुना है कि सुंदर सी हवेली में पुराने जमाने के अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, क्या ये सच है? हाँ भाई, हमने आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को संभाल के रखा हुआ है। फिर तो हमें इस घर की बहू से भी मिलना चाहिए, आखिर देखें तो इस घर की बहू दिखती कैसी है। ऐसा बोलते हुए रिपोर्टर सीधा रसोई में आ जाते हैं, जहां भारी भरकम गहने और भारी कपड़े पहनकर बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए तीनों बहू रसोई में मिट्टी के चूल्हे और सिलबट्टे पर काम कर रही होती हैं। अरे यहाँ तो माहौल ही बहुत अच्छा है, बहुत ही अलग है। इतनी गर्मी में इतने भारी गहने और कपड़े पहनकर आप लोगों को इसमें परेशानी नहीं होती? परेशानी की बात कर रही हो? हम आपको बताते हैं कि मर्यादा रखना कोई आसान बात नहीं है। इसमें कितनी सारी परेशानी होती है। सारा दिन भारी भरकम कपड़े और गहने पहनकर सारे घर का काम करना पड़ता है। रसोई में गैस चूल्हा नहीं है, मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी गीली भी हो तो खाना बनाना पड़ता है। तबीयत खराब हो या बीपी ऊपर नीचे हो, तब भी हमें यही कपड़े पहनकर सोना पड़ता है। यही नहीं, सारा दिन हम घूंघट में रहते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा में चेहरा दिखाना भी अलाउड नहीं है। ओह माय गॉड, इन परंपराओं का सामना करने में आप लोगों को इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ये न्यूज तो सोशल मीडिया में चारों तरफ फैलनी चाहिए। इस तरह रिपोर्टर के द्वारा चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और टीवी पर भी देवानंद के घर के बारे में खबर आने लगती है, जिसमें पब्लिक बहुत बुरा भला उनके घर के बारे में कहने लगती है। अरे चारों तरफ हमारे घर के बारे में बहुत सी बातें बन रही है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अजी, अगर बुरा न मानो तो मैं इसका एक सुझाव दे सकती हूँ, और वो सुझाव यही है कि हम अपनी बहू को हल्के कपड़े और कम गहने पहनने के लिए दें। सच कहूँ तो मैं भी बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन परंपराओं से, जो कि हमें अब बदल देनी चाहिए। देवानंद थोड़ी देर सोचता है, जिसके बाद वो कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये काम तो हमें बहुत पहले ही करना चाहिए था। हमने एक बार भी अपनी बहू के बारे में नहीं सोचा। अब हम अपनी बहू को उनकी पसंद के अनुसार ही कपड़े ला कर देंगे और उन्हें कम से कम गहने पहनने के लिए कहेंगे, जिससे उन्हें किसी भी चीज की परेशानी ना हो। और साथ ही मैं उनके लिए एक सरप्राइज भी सोच रहा हूँ। पहले तो देवानंद और सुलोचना अपनी तीनों बहू को हल्के कपड़े और थोड़े गहने देते हैं, जिन्हें पहनने के बाद तीनों बहू बहुत खुश हो जाती हैं। और इसी के साथ देवानंद पूरी रसोई को आज के जमाने की मॉडर्न रसोई में बदलवा देता है। बहू, अब तुम तीनों अपने घूंघट हटा सकती हो और अब से तुम्हें सिलबट्टे पर चटनी पीसने की जरूरत नहीं है, ना ही चूल्हे पर खाना बनाने की। अब से तुम इस आधुनिक रसोई का इस्तेमाल करो जो आज के जमाने की है। रसोई में चिमनी के साथ साथ मिक्सी, मशीन और गैस चूल्हा भी था, जिसे देखकर तीनों बहू बहुत खुश थीं। अब सोशल मीडिया वालों को ये भी तो पता चलना चाहिए कि हमारा ससुराल कितना मॉडर्न हो चुका है। इस तरह राधिका फिर से सोशल मीडिया वालों को बुला लेती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।